हेलो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं लेक्चर नंबर 12 कार्बन एंड कंपाउंड का। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है क्योंकि आपने इथेनॉल के बारे में तो अल्कोहल जब पढ़ रहे थे, आप फंक्शनल ग्रुप पढ़ रहे थे, तब भी आपने उसके बारे में सुना होगा, उसका फॉर्मूला पढ़ा होगा, है ना, और कैसे उसकी मतलब स्ट्रक्चर होता है वो पढ़ा होगा। लेकिन इथेनॉल के बारे में क्या हुआ है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाया गया किसमें, कार्बन कंपाउंड के बारे में, और बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला है। ठीक है, तो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम हम स्टार्ट करते हैं किसके बारे में, इथेनॉल के बारे में। गाइस, अभी तक के लेक्चर शायद आपको क्लियर हो, लेक्चर नंबर 11 तक मैं काफ़ी कुछ बता चुका हूँ उसके अंदर। और कार्बन एंड कंपाउंड इंपॉर्टेंट चैप्टर और बहुत बड़ा चैप्टर है जो हर लेक्चर में बोलता हूँ। आ जाओ बात करते हैं इथेनॉल के बारे में। गाइस, इथेनॉल जो है आपने नाम सुना ही होगा अब तक तो, क्योंकि चैप्टर बहुत आगे जा चुका है। इथेनॉल की बात करें तो इथेनॉल क्या है, इसका फॉर्मूला देखें सबसे पहले। अगर इसके मैं फॉर्मूले की बात करूं तो फॉर्मूला क्या होगा इथेनॉल का, C2H5OH। C2H5OH सुना होगा। OH ग्रुप हाइड्रोक्साइल ग्रुप, फंक्शनल ग्रुप में पढ़ा था अल्कोहल में। OH ग्रुप लगा होता है तो क्या होता है, वो अल्कोहल होता है। ठीक है, चलो आगे देखते हैं। फॉर्मूला क्या बना, C2H5OH हुआ। ध्यान देना, इसका अदर नेम क्या होता है, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल भी बोलते हैं, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान देना। इथेनॉल है, फॉर्मूला हो गया C2H5OH, और नाम क्या हुआ, इथाइल अल्कोहल हुआ। ध्यान देना, होता कैसा है इथेनॉल, इसके बारे में बात करें तो कि कलरलेस लिक्विड है। कैसे बताओ, कलरलेस लिक्विड है। कलरलेस, कलरलेस मतलब क्या होगा, जिसका कोई कलर नहीं होता। जैसे वाटर होता है ना, जो आप पानी पीते हो उसका कोई कलर थोड़ा ना होता है। ठीक है, जैसा पानी का कलर होता है मतलब कलरलेस होता है, वैसे ही क्या होगा, इथेनॉल होता है। इथेनॉल भी क्या होता है, कलरलेस लिक्विड है। अगर इसके हम बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम है। बॉइलिंग पॉइंट कितना है इसका, 78 डिग्री सेल्सियस है। 78 डिग्री सेल्सियस का क्या है, बॉइलिंग पॉइंट है। फॉर्मूला हुआ C2H5, नाम हुआ इथाइल अल्कोहल। दिखने में कैसा है, कलरलेस है। बॉइलिंग पॉइंट क्या हो गया, 78 डिग्री सेल्सियस हो गया। ठीक है, सारी चीज़ अपनी पेन डाउन करते रहो उसके अंदर। बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं आपको पहले बोलते हुए चल रहा हूँ। लेक्चर नंबर 12 काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी सारे क्वेश्चन इसमें से बनने वाले हैं। आगे देखते हैं। ठीक है, तो बड़ी सारी रिएक्शंस हैं जो आपको याद करनी है। मैं कोशिश करूँगा यहीं पे आपको समझाते समझाते 2-2 3-3 बार बोल के ऐसे कराऊँ कि आपको याद हो जाए। ठीक है, ध्यान देना। तो फॉर्मूला हो गया, ये सारी चीज़ें हो गई। नाउ आगे देखते हैं इथेनॉल क्या है यार। इथेनॉल के बारे में बात करें, इसको हम क्या बोलते हैं, इसी को अल्कोहल बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं इसको, इसी को अल्कोहल बोल रहे हैं। देखो, इसी को ही अल्कोहल बोल रहे हैं, ऐसा नहीं है कि सिर्फ यही अल्कोहल होता है। मीथेनॉल भी है, इथेनॉल भी है, प्रोपेनॉल भी है, ब्यूटेनॉल भी है, और क्या है, पेंटेनॉल भी है, हेक्सेनॉल भी है, बहुत सारे हैं। लेकिन इथेनॉल का ना बहुत वाइडली यूज होता है। इथेनॉल बहुत वाइडली यूज होता है, बहुत सारे मल्टीपर्पज चीज़ों में, बहुत सारी चीज़ों में क्या हो रहा है, इथेनॉल यूज हो रहा है। तो इसलिए एनसीईआरटी में इसके बारे में बिल्कुल अलग डिटेल में दे रखा है। ठीक है, उसकी रिएक्शंस, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज, वो सारी बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो इसलिए है ना, क्या करते हैं, इसको पढ़ते हैं। ध्यान देना, अल्कोहल की बात करें हम, इसकी किसकी बात करें, इथेनॉल की बात करें तो वो है क्या, एक तरीके में इसको स्पिरिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, बताओ, स्पिरिट। कैसी स्पिरिट, इथेनॉल को दो पार्ट्स में, एक होती है इसकी, बताओ क्या, एक होती है रेक्टिफाइड स्पिरिट। गाइस क्या बोलते हैं, रेक्टिफाइड स्पिरिट। ओके, और एक होती है, बताओ क्या, एक होती है एब्सोल्यूट स्पिरिट। क्या होती है, एब्सोल्यूट स्पिरिट। ठीक है, एब्सोल्यूट स्पिरिट। यार देखो, इसके बारे में बात करें तो अल्कोहल का तो हमें एक ही चीज़ को पता होता है कि भाई तुमने बड़े सारे शराबी देखे होंगे बाहर घूमते हुए, पी के क्या कर रहे होते हैं, तमाशा कर रहे होते हैं, तो वो भी एक तरीके के अल्कोहल के इफेक्ट्स ही हैं। ठीक है ना, लेकिन वो सब छोड़ो, वो सब तो बाहरी दुनिया के लिए ठीक है, लेकिन यहाँ समझो रेक्टिफाइड स्पिरिट के बारे में बात करेंगे। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, सुनो, हम अल्कोहल को क्या बोल रहे हैं, स्पिरिट बोल रहे हैं, मतलब इथेनॉल को ही क्या बोल रहे हैं, स्पिरिट बोल रहे हैं एक तरीके से। तो उसमें एक नई चीज़ क्या आ गई, रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या है या एब्सोल्यूट स्पिरिट क्या है, इसके बारे में जानते हैं। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होती है, जैसे एक होता है प्योर अल्कोहल। प्योर अल्कोहल क्या होगा, प्योर अल्कोहल में 100% सिर्फ अल्कोहल ही होगा और कुछ नहीं होगा। कोई प्योर चीज़ क्या होती है, प्योर चीज़ वो जिसमें सिर्फ वही चीज़, किसी चीज़ को प्योर क्यों कहोगे, कि उसमें कुछ और मिला हुआ ना हो। ठीक है ना, उसको हम प्योर बोलते हैं। अगर मैं क्या करूं, कोई ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं, ऐसा सॉल्यूशन बनाऊं, क्या करूं, आपने देखा होगा अल्कोहल जो है पानी में इजीली मिल जाता है। ठीक है ना, अल्कोहल पानी में मिल जाता है, मिला के पीते हुए भाई तमाशा करते हैं घर में। आगे देखिए, मजाक कर रहा हूँ। ठीक है, ध्यान देना, रेक्टिफाइड स्पिरिट की बात कर रहे हैं। तो रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होगी, हम क्या करेंगे अल्कोहल में, ध्यान देना, अल्कोहल का और पानी का सोल्यूशन बना रहे हैं। किसका, अल्कोहल का और वाटर का सोल्यूशन बना रहे हैं। तो ध्यान देना, तो उसमें अल्कोहल कितना लेंगे, अल्कोहल और वाटर का सोल्यूशन बनाएंगे इसके अंदर, जिसमें अल्कोहल कितनी लेंगे, 95%। कितना बताओ, 95% अल्कोहल होगा और 5% क्या होगा उसके अंदर, वाटर होगा। ठीक है, तो आपसे रेक्टिफाइड स्पिरिट पूछी जाए तो ऐसा सॉल्यूशन किसका, अल्कोहल और वाटर का, जिसमें 95% इथेनॉल हो, मतलब अल्कोहल हो, और 5% क्या हो, वाटर हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे। मतलब फॉर एग्जांपल, अगर मान लो मेरे को 1000 ml सोल्यूशन बनाना है, कितना बनाना है मेरे को, 1000 ml सोल्यूशन बनाना है, तो 1000 ml सोल्यूशन में से इसका 5%, मतलब 5% पानी लोगे, 5% इसमें पानी डाल दोगे, और क्या डाल दोगे, बाकी 95% क्या होगा उसके अंदर, इथेनॉल होगा। तो मतलब 950 ml क्या होगा गाइस,
950 ml होगा इसके अंदर एल्कोहल, और क्या होगा गाइस, लगभग बाकी जो 50 ml बचा, बाकी जो 50 ml होगा वो कितना होगा गाइस, वो क्या होगा आपका वाटर होगा, क्या होगा गाइस, वाटर होगा। समझे बात को, उसको बोलते हैं रेक्टिफाइड स्पिरिट। रेक्टिफाइड स्पिरिट क्या होगी, दोबारा सुन लो, वो स्पिरिट मतलब अल्कोहल का और पानी का वो सॉल्यूशन जिसमें हमने 95% अल्कोहल लिया हो और 5% वाटर लिया हो, उसे हम क्या बोलेंगे, रेक्टिफाइड स्पिरिट बोलेंगे। आगे आ जाओ एब्सोल्यूट स्पिरिट की। एब्सोल्यूट का तो नाम से समझ में आ रहा है, इसमें अल्कोहल ही होगा 100%, दैट्स इट। इसमें क्या होगा, अल्कोहल ही होगा 100%, मतलब सॉल्यूशन लेंगे, सॉल्यूशन ऑफ, सिंपल सॉल्यूशन ऑफ अल्कोहल, है ना, अल्कोहल दैट कंटेन, या सिंपल सॉल्यूशन दैट कंटेन कितना बताओ, 100% इथेनॉल। 100% उसमें क्या हो, पूरा का पूरा इथेनॉल ही हो, C2H5OH ही हो, उससे हम क्या बोलेंगे, एब्सोल्यूट स्पिरिट बोलेंगे। यहाँ तक क्लियर है, ध्यान देना। तो ये बेसिक चीज़ें हैं इथेनॉल की, हमने तब फंक्शनल ग्रुप में तो नहीं पढ़ा था, अब क्या करेगा, हमने क्या करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा इसके अंदर, ठीक है। तो स्प्रिट भी बोलते हैं उसको, कलरलेस होता है, बॉइलिंग पॉइंट 78 डिग्री है, ठीक है ना, और इसमें वाटर से काफ़ी लाइट होता है, ठीक है, वाटर से काफ़ी हल्का होता है। अगर डेंसिटी वाइज देखी जाए तो वाटर से काफ़ी हल्का होगा, लाइट होगा। चलो आगे देखते हैं, होता क्या यार, बहुत अच्छा फ्यूल भी है। अल्कोहल की बात करें, मतलब इथेनॉल की बात करें हम, इथेनॉल जो है क्या करता है, इसको अगर हम बर्न करते हैं ऑन बर्निंग, अगर इथेनॉल को हम बर्न करें ऑन बर्निंग, क्या करता है, इट प्रोड्यूस, बताओ, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूसेस CO2, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड लॉट्स ऑफ हीट, मतलब क्या, लॉट्स ऑफ हीट एनर्जी, बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। हीट एनर्जी भी एंड लाइट एनर्जी भी, कैसी बता, लाइट एनर्जी भी क्या करता है, ये प्रोड्यूस करता है। ये सारी चीज़ें नोट कर लो कि अगर हम अल्कोहल को मतलब इथेनॉल को बर्न करते हैं तो क्या प्रोड्यूस होता है, CO2 प्रोड्यूस होता है, वाटर प्रोड्यूस होता है, और बहुत सारी हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। क्या प्रोड्यूस होती है, हीट और लाइट एनर्जी, ठीक है। अच्छा, इथेनॉल कैसा फ्यूल है, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल। कैसा फ्यूल है, इट इज़ अ क्लीन फ्यूल, क्लीन फ्यूल है गाइस, कैसा फ्यूल है, क्लीन फ्यूल है एकदम, ठीक है। और कोई भी मतलब क्या, ऐसे कोई बहुत हार्मफुल गैसेस क्या नहीं करता, प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। हार्मफुल गैसेस या कोई भी जैसे होते हैं ना कि कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं कोई, मतलब हार्मफुल गैसेस, मैं हार्मफुल गैसेस का नाम नहीं ले रहा, बस हार्मफुल गैसेस उतनी प्रोड्यूस नहीं करता, बहुत ही क्लीन फ्यूल है ये, ठीक है, काफ़ी अच्छा फ्यूल माना गया। ओके, इसको जब हम बर्निंग करते हैं इसकी, तो क्या प्रोड्यूस कर रहा है, बस CO2 H2O, बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी। कैसे करता है, बर्न्स विद येलो फ्लेम। कैसे करता है, येलो फ्लेम के साथ क्या करता है, येलो एकदम क्लियर फ्लेम होती है, येलो फ्लेम के साथ क्या करता है बताओ, बर्न होता है। यार इतना आप क्या करो, पॉज करके नोट करो, फिर हम आगे पढ़ते हैं इसके बारे में। तो गाइस अब हम पढ़ेंगे कंबशन के बारे में। जो मैं बोला था आपको, हम बर्निंग कर रहे हैं इथेनॉल की, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कंबशन ऑफ एल्कोहल, कंबशन ऑफ इथेनॉल लिख लो आप, कंबशन ऑफ इथेनॉल। इथेनॉल की कंबशन के बारे में बात करते हैं। क्या होगा, मैंने बताया कि ये कोई भी हार्मफुल गैस प्रोड्यूस नहीं करता है, कोई भी पॉइजनस गैस प्रोड्यूस नहीं करता, जैसे कार्बन मोनोऑक्साइड वगैरह, ठीक है। ठीक है, आगे देखो, तो पहले इसकी रिएक्शन कर लो। जब हम इसको कंबशन कर रहे हैं तो इथेनॉल की रिएक्शन C2H5OH, इसकी रिएक्शन हुई किससे, मतलब बर्न कर रहे हैं, इट मीन्स ऑक्सीजन से रिएक्शन करा रहे हैं इसकी। तो बर्निंग का मतलब क्या हो गया, ऑक्सीजन से रिएक्शन कराना, मैं पहले ही बोल चुका हूँ आपको। तो ये होगा CO2, यहाँ से निकल के आएगा H2O, और यहाँ पे निकलेगी बहुत सारी अमाउंट ऑफ हीट, और यहाँ से निकल के आएगी लाइट। हीट एनर्जी और लाइट एनर्जी प्रोड्यूस करता है। सिंपल सी क्या है यार, रिएक्शन है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि बहुत इंपॉर्टेंट हो, सॉरी बहुत मुश्किल हो, ठीक है। इंपॉर्टेंट तो बहुत ही ज़्यादा है, मुझे ये बोलना था कि क्या बहुत इंपॉर्टेंट है, गलती से मैंने ये बोल दिया, ठीक है। यहाँ से क्या होगा, ये 3O2 2CO2 और क्या बन जाएगा 3H2। ये मैंने बैलेंस भी कर दिया रिएक्शन जो इसके हिसाब से, ठीक है। गाइस यहाँ तक कोई डाउट होना तो नहीं चाहिए इसके अंदर, ठीक है। तो C2H5OH को हमने क्या किया, उससे रिएक्शन कराया, तो क्या बन के आया आपका, ये बन के आ गया गाइस। यहाँ तक क्लियर गाइस, यहाँ तक तो मुझे लगता है कोई दिक्कत होगी नहीं, जो बोला था मैंने वही लिखवा दिया इसके अंदर। तो ये क्या आपका अल्कोहल है, मतलब इसको इथेनॉल मान लो, ये इथेनॉल है, ध्यान देना। ये क्या यार, इसको हमने बर्निंग, यहाँ पे ना लिख लो कंबशन क्या है, हमने क्या किया गाइस यहाँ पे, कंबशन क्या है, ये छोटी चीज़ लिख लो यहाँ पे, कंबशन क्या है, ये CO2 निकल के आया, वाटर निकल के आया, हीट निकल के आया। ये सब चीज़ें मैंने भी आपको पॉइंट्स में लिखवाई भी है, ठीक है। होता क्या है, बहुत अच्छा फ्यूल है ना, और कैसी फ्लेम के साथ जलता है, येलो फ्लेम के साथ जलता है। अगर इसके कंबशन के बारे में बात करें तो आपको सिर्फ इतना ही क्या करके आना, लिख के आना, ये वाली रिएक्शन, और जो मैंने आपको पीछे 2 पॉइंट्स लिखा है वो लिख के आने, ठीक है। नाउ आगे देखते हैं। अच्छा फ्यूल है क्योंकि काफ़ी सारी हीट अमाउंट प्रोड्यूस करता है। इसके बारे में देखें जाए तो यहाँ, तो इथेनॉल जो है ना, इथेनॉल इज़ यूज्ड एज एडिटिव, इथेनॉल इज़ यूज्ड एज एडिटिव। एडिटिव मतलब क्या हो गया, कार इंजन है ना, जो गाड़ियाँ होती हैं ना ब्राज़ील वगैरह में, इथेनॉल इज एडिटिव एज एडिटिव इन फ्यूल, यूज्ड एज एडिटिव इन फ्यूल, सॉरी इन फ्यूल। जो गाड़ियाँ वगैरह होती हैं ना, किस साइड, ब्राज़ील वगैरह साइड जो होती है,
है ना, वहाँ पे क्या होता है, गाड़ियों में एज ए एडिटिव भी यूज़ होता है। ठीक है, पूछ सकते हैं आपसे क्वेश्चन फ्रेम करके, कोई कंपाउंड एक्स है जो एज एन एडिटिव यूज़ होता है किसके अंदर, व्हीकल्स के अंदर एज अ फ्यूल, तो उसका नाम क्या है, उस कंपाउंड एक्स का नाम क्या है। ठीक है, उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पूछ लेगा आपसे, तो आपको क्या वो एक्स कंपाउंड इथेनॉल होगा, फॉर्मूला लिखना उसके बारे में, कुछ भी बन सकता है गाइस, तो इसलिए मैं कोशिश करता हूँ आपको कनेक्ट कराता रहूँ चीज़ों को। तो इथेनॉल इज यूज एज एडिटिव इन फ्यूल। अच्छा, देखा जाए क्या प्रोड्यूस कर रहा है, फ्यूल की तरह क्यों यूज़ कर रहा है, आपसे पूछा भी जा सकता है, तो आप क्या बोलोगे, फ्यूल की तरह इसलिए यूज़ हो रहा है क्योंकि कोई भी हार्मफुल, है ना, गैस प्रोड्यूस नहीं करता है। समझ में आ रही बात ना, ध्यान देना, इतना हो गया। अब आता है सवाल इसके बारे में कि ये प्रोड्यूस कैसे होता है, ये बनता कैसे। ध्यान देना, इथेनॉल मिलता कैसे आपको, इथेनॉल मैं आपको बता दूं इथेनॉल मिलता कैसे गाइज, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट। इथेनॉल कैसे बनता है, अगर देख रहे हैं इन इंडस्ट्रीज़, किसकी बात करें, इन इंडस्ट्रीज़ में, कि कौन सी इंडस्ट्रीज़ में, जहाँ पे चीनी बनती है, इन इंडस्ट्रीज़ होता क्या है, जितनी भी शुगर केन है, शुगर केन से हम क्या करते हैं, शुगर केन जूस जो होता है, क्या समझते हो, शुगर केन जूस, है ना, शुगर केन जूस जो होता है, शुगर केन पता है ना आपको, गन्ना जिसे बोलते हैं, शुगर केन जूस से हम क्या बनाते हैं, क्या बनाते हैं, शुगर केन से क्या बनता है, शायद आपको पता होगा, नाम में पता लग रहा हो, क्या बनता है, शुगर बनता है गाइस, क्या बनता है, शुगर। शुगर केन जूस से हम क्या प्रोड्यूस करते हैं, शुगर केन जूस को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उसकी क्या करते हैं बताओ, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, एंड वी ऑब्टेन क्या ऑब्टेन करते हैं, वी ऑब्टेन शुगर फ्रॉम इट, वी ऑब्टेन शुगर। होता क्या है, शुगर केन से, शुगर केन जूस को हम क्या करते हैं, क्रिस्टलाइज करते हैं, क्रिस्टलाइजेशन करते हैं, उससे क्या बन के आती है, शुगर बन के आती है गाइस, शुगर बन के। अब क्या होगा, ध्यान देना यार, गन्ने, ध्यान देना, गन्ने लंबे लंबे आपने देखे होंगे, है ना, बने होते हैं गन्ने इतने सारे, आपने देखे होंगे इस टाइप के, है ना, इस टाइप के, उसके ऊपर क्या बनी होती है ना, ऐसे बहुत सारे होते हैं, हमने गन्ने का जूस भी पिया होगा। तो गन्ने के अंदर से हमने क्या निकाल लिया, सारा जूस निकाल लिया उसका, उस जूस को क्रिस्टलाइज किया तो क्या बना ली, शुगर बना ली। अब ये जो बचा हुआ गन्ना हुआ, सुनो मेरी बात, ये जो बचा हुआ गन्ना हुआ जिसमें से जूस निकाल लिया था, स्टिल उसके अंदर कुछ क्या रहते हैं, शुगर कंटेंट रह जाता है। सुनो ध्यान से समझना, जो इंडस्ट्रीज़ हैं शुगर केन जूस पर क्या कर रही है, निकाल रही है, शुगर केन जूस को क्रिस्टलाइज कर रही है और क्या बना रही है, शुगर बना रही है। चीनी आती है ना हमारे घर में, ठीक है। अब आपने देखा होगा गन्ने के जूस से जब क्या कहते हैं, गन्ने का जूस निकलते हुए देखा होगा ना, गन्ने का जूस जब निकाल लेते हैं तो कैसा सूखा हुआ सा गन्ना रह जाता है, एकदम दबा हुआ सा, ध्यान देना। तो उसके अंदर स्टिल लगभग 30% शुगर रह जाती है, कितनी, अप्रॉक्स 30%, अप्रॉक्स 30% शुगर जो होती है, शुगर क्या रहती है इसके अंदर, स्टिल लेफ्ट इनसाइड इट, उसके अंदर फिर भी 30% रह जाती है जो एक्सट्रैक्ट नहीं हो सकती, डैट कांट बी एक्सट्रैक्टेड, डैट कांट बी एक्सट्रैक्टेड, जिसको हम एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अब क्या करते हैं उसको ध्यान देना, डैट कांट बी एक्सट्रैक्टेड, उसको एक्सट्रैक्ट नहीं किया जाता, तो क्या करते हैं उसको क्या करते हैं, इंडस्ट्रीज़ में उसको क्या किया जाता है गाइस, उससे ना एक क्या बनाया जाता है, बोलो, एक थिक डार्क ब्राउन कलर्ड लिक्विड बन जाता है उससे, थिक डार्क ब्राउन कलर्ड लिक्विड ऑब्टेन होता है, किससे, जो हमारा गन्ना बच गया था, किससे गाइस, सुन लो दोबारा से एक बार, इंडस्ट्रीज में जो शुगर केन जूस है उसको क्रिस्टलाइज करके शुगर बनी, और वो जो उसका रेजिड्यू रह गया, है ना, शुगर केन का जो रेजिड्यू रह गया, उससे क्या बना, क्या निकल के आया उसमें से, एक थिक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड निकल के आया। ठीक है, डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड होता है, वो निकल के आया। ठीक है, उस लिक्विड को क्या कहते हैं, उसको बोलते हैं मोलासिस। क्या बोलते हैं उसको बताओ, मोलासिस। बहुत इंपॉर्टेंट, आपसे ये पूछा जाए मोलासिस क्या होता है, आप बोलोगे जब शुगर केन इंडस्ट्री में शुगर बन रही होती है शुगर केन जूस से, उसको क्रिस्टलाइज करके, तो जो उसका रेजिड्यू बच जाता है ना, शुगर केन का जो रेजिड्यू बच जाता है ना, उसका क्या बनता है बताओ, एक थिक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड बन के आता है, जिसे हम क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। मतलब ऐसे ध्यान रखो, हम चीनी बना रहे होते हैं ना, तो चीनी बनाते गन्ने में से क्या निकल के आता है, कुछ डार्क ब्राउन कलर का एक लिक्विड निकल के आता है, उसको हम क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। ठीक है, इस मोलासिस की फर्दर क्या की जाती है, फर्मेंटेशन की जाती है। फर्मेंटेशन का मतलब समझ लो, उनको सड़ाया गलाया जाता है। क्या किया जाता है, उनको सड़ाया जाता है। ठीक है, ध्यान देना, थिक डार्क ब्राउन लिक्विड जो मोलासिस है उसकी फर्मेंटेशन की जाती है, एंड वी ऑब्टेन, है ना, वी ऑब्टेन या वी गेट, क्या मिलता है हमें, क्या मिलता है गाइस, वी गेट, क्या मिलेगा हमें, एल्कोहल मिलता है। क्या मिलता है गाइस, एल्कोहल मिलता है। समझ में आ रही बात। तो एल्कोहल की प्रोडक्शन आपसे पूछी जाए कैसे होती है, अल्कोहल हमें कैसे ऑब्टेन होता है, तो आप बताओगे शुगर केन इंडस्ट्रीज़ में जो जूस होता है उसका क्रिस्टलाइज करने के बाद उसमें से, मतलब सारा का सारा तो जूस नहीं निकल पाता, स्टिल 30% रह जाता है, और ड्यूरिंग दी क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस एक थिक डार्क ब्राउन कलर का लिक्विड बचता है,
उसको हम फर्दर, उसको क्या बोलते हैं, मोलासिस बोलते हैं। उसको फर्मेंट करके, सड़ा गला के, आगे प्रोसेस करके क्या बन के आता है हमारे पास, अल्कोहल बन के आता है। लंबा प्रोसेस है, बस आपकी उसमें इतना ही बता रखा है, ठीक है। तो आप इतना नोट करो पहले यार गाइस। तो गाइस इसकी ना आगे ऑक्सीडेशन के बारे में पढ़ेंगे आप, ठीक है। ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन ऑफ गाइस इथेनॉल इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट लगाना इसको अपने नोट्स में भी उठा देना। इसको पढ़ने से पहले ना दो चीज़ों के बारे में सुनो, ध्यान देना। एक हमें क्या पढ़ना है, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, पोटेशियम पर मैग्नेट, सुन लो, पर मैग्नेट, है ना, ध्यान देना। एक तो ये है एल्कलाइन पोटेशियम पर मैग्नेट, एक तो इसके बारे में पढ़ना है। और एक मैं तुम्हें दूसरा बता दूँ, मैं इसको ना रब कर दूंगा इस अभी, ठीक है। और क्या होगा बताओ, एसिडिफाइड, है ना, पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम डाइक्रोमेट, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट, ये दो चीज़ें हैं, ध्यान देना। ये है क्या, और इसको ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल पढ़ने से पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, सुनो। होता क्या है, अल्कलाइन, अल्कलाइन का मतलब क्या होता है, एल्कलीज, एल्कलीज आपने पढ़े हुए हैं एसिड बेसिस वाले चैप्टर में। वो बेसिस जो पानी में घुल जाए, जो बेसिस पानी में घुल जाए उन्हें हम क्या बोलते थे, एल्कलाइन बोलते थे। खैर छोड़ो उन सब चीज़ों को, अभी तो आप इतना ध्यान रखो। पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मूला क्या होता है, या एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट क्या होता है, पोटेशियम परमैंगनेट होता है KMnO4, याद कर लो ये फॉर्मूला। पोटेशियम परमैंगनेट अभी हम यूज़ करेंगे, एज अ कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, इसलिए बता रहा हूँ। अभी जब ऑक्सीडेशन पढ़ेंगे ना इथेनॉल की, तो ऐसा कैटलिस्ट यूज़ करेंगे, ठीक है, ध्यान देना। कैटलिस्ट क्या होता है, जो रेट ऑफ रिएक्शन को बढ़ा देता है या घटा देता है, ठीक है ना, पार्टिसिपेट नहीं करता रिएक्शन में, ओके। KMnO4 प्लस में, ध्यान देना क्या होगा, हमने एल्कलाइन बोला ना, तो NaOH, क्या बताओ, NaOH, इसको बोलेंगे इस सब्सटेंस को एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ध्यान देना। पोटेशियम परमैंगनेट ये वाला फॉर्मूला है, मैं बता दूं, ये K है, K स्टैंड फॉर पोटेशियम, ये है Mn स्टैंड फॉर मैंगनीज, ठीक है। एक अनदर एलिमेंट है मैग्नीशियम, मत समझ लेना इसको। और ये O है, O का मतलब तुम्हें पता ही ऑक्सीजन है, ठीक है। अगर हम पोटेशियम परमैंगनेट को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट कर दें, ठीक है ना, सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ ट्रीट करें, तो उसे क्या बोला जाता है, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट बोला जाता है, ध्यान रखना इस चीज़ को, ठीक है, ओके। पोटेशियम परमैंगनेट को NaOH के साथ ट्रीट करते हैं तो क्या बोलते हैं उसको, एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ओके, ध्यान देना। और एसिडिफाइड का मतलब क्या हो गया, एल्कलाइन का मतलब क्या, ऊपर एल्कलाइन का मतलब क्या था, हमने पोटेशियम परमैंगनेट को एल्कलाइन बना दिया। पोटेशियम डाइक्रोमेट एक अनदर सब्सटेंस आ गया, इसका भी फॉर्मूला बताता हूँ, इसको एसिडिफाई कर दिया, मतलब इसको क्या बना दिया हमने, एसिडिक बना दिया। सुनो, तो इसका फॉर्मूला क्या बनता है, K2Cr2O7 प्लस में एसिड कौन सी होगी, H2SO4, कौन सी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है, कौन सी होती है, सल्फ्यूरिक एसिड। मतलब जैसे KMnO4 को सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ यूज़ किया था, हमने इसी तरीके से पोटेशियम डाइक्रोमेट को, याद कर लो अभी के लिए, किसके साथ, H2SO4 के साथ क्या गया, ट्रीट किया, तो क्या बन गया, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट। ये दोनों ना हम यूज़ करेंगे, मतलब दोनों में से एक ही एट अ टाइम यूज़ करोगे, जिसमें क्या करनी है हमें, ऑक्सीडेशन करनी है इथेनॉल की। ऑक्सीडेशन ऑफ इथेनॉल का मतलब क्या हो गया, रिएक्शन ऑफ, क्या लिखेंगे, रिएक्शन ऑफ इथेनॉल विद, क्या बताओ, ऑक्सीजन। और तुम्हें लिखवाई देता हूँ मैं, जब भी हम इथेनॉल की रिएक्शन मतलब ऑक्सीडेशन कराते हैं, किसके साथ, मतलब ऑक्सीडेशन कराएंगे तो ऑक्सीजन के साथ ही कराएंगे, ध्यान देना। जब उसकी रिएक्शन कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, तो वी गेट, क्या मिलता है हमें, वी गेट इथेनोइक एसिड, बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, क्या मिलता है, इथेनोइक एसिड मिलता है। आपसे सवाल पूछा जा सकता है कि क्या मैं इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बना सकता हूँ या बना सकती हूँ, ठीक है। आप क्या बताओगे, यस बन जाएगा। कैसे, इथेनॉल को ऑक्सीडाइज कर दो तो क्या बन जाएगा, इथेनोइक एसिड बन जाएगा, किसकी प्रेजेंस में, या तो एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट की प्रेजेंस में, या एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट की। इन दोनों की प्रेजेंस में अगर आप इसे क्या कर देते हो, ऑक्सीडाइज कर देते हो, तो हमें क्या मिल के आ जाएगा, इथेनोइक एसिड मिल के बन के आ जाएगा, ठीक है। ध्यान देना, होता क्या है, ये एज अ कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, मैं आपको बता दूँ, कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, ठीक है, ध्यान देना। अभी तक आपको पढ़ के लग गया होगा, टॉपिक में बड़ी सारी चीज़ें हैं, ध्यान देना। तो क्या होगा, इसकी मैं रिएक्शन बता रहा हूँ जो बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है, ध्यान देना। क्या बोलते हैं, C2H5OH, ये इथेनॉल है, इसकी रिएक्शन कराएंगे ऑक्सीजन से। कहीं देखो मैं ऑक्सीजन कैसे लिख रहा हूँ, O2 नहीं लिख रहा हूँ, यहाँ पे अकेला ऑक्सीजन दिखा रहा हूँ मैं एक, ठीक है। सारी चीज़ सुनने वाली है, समझने वाली है, इस चीज़ को नोट कर लो, तभी बोल रहा हूँ इंपॉर्टेंट है। अकेला, अच्छा ऑक्सीजन किस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, O2 की फॉर्म में, O2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है ना, O2 ऑक्सीजन जब भी लिखोगे आप O2 लिखोगे। यहाँ पे मैंने अकेला लिखा हुआ है, खाली एक एटम वाला, इसको बोलते हैं नेसेंट ऑक्सीजन। नेसेंट ऑक्सीजन हो सकता है ये भी तुम्हारे लिए नई चीज़ हो,
क्या बोलते हैं, नेसेंट ऑक्सीजन। अच्छा, इसकी रिएक्शन कराई मतलब ऑक्सीडेशन कराई, तो हम क्या लिखेंगे, थोड़ा सा एरो बड़ा बना लो, एरो क्यों बड़ा बना लो बताता हूँ, ध्यान देना। इसके ऊपर क्या लिखोगे एज ए कैटलिस्ट, आप तो क्या लिख दो, देखो एल्कलाइन, क्या लिख दो यहाँ पे, एल्कलाइन, एल्कलाइन क्या, KMnO4, KMnO4 सॉरी KMnO4, ठीक है, ये लिख दो। और क्या लिख सकते हो आप, एसिडिफाइड, एसिड और लिखा है मैंने, एंड नहीं लिखा है, एसिडिफाइड क्या, पोटेशियम डाइक्रोमेट K2Cr2O7। देखो जब मैंने आगे एल्कलाइन वर्ड लगा दिया ना, एल्कलाइन वर्ड लगा दिया तो NOH फिर लिखने की जरूरत नहीं कि, और आगे एसिडिफाइड लगा दिया तो फिर H2SO4 मत लिखना, ठीक है ना, भले ऊपर आप अलग से मेंशन कर सकते हो, इंपॉर्टेंट है गाइस ये, ठीक है। तो क्या बन के आएगा आपका बन के आएगा CH3COOH, ये क्या है, इथेनोइक एसिड है, क्या बताओ, इथेनोइक एसिड, दिस इज इथेनोइक एसिड। हमने क्या बना लिया इसमें से, हमने जब इसको इससे रिएक्ट कराया, नेसेंट ऑक्सीजन से रिएक्ट कराया इन द प्रेजेंस ऑफ पोटेशियम मतलब आप एसिडिफाइड बोल दो, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट या एल्कलाइन पोटेशियम परमैंगनेट, तो हमारे पास क्या बन गया, इथेनोइक एसिड बन गया। क्या बन गया, इथेनोइक एसिड। इसको भी कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने पढ़ा था, नया नहीं है तुम्हारे लिए ये सब, तुमने पहले पढ़ा हुआ ये सारा कुछ, ठीक है। तो क्या बन के आया, CH3COOH बन के आया। एक चीज़ और लिखने की इसके अंदर, ये मैंने बताया, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा रिएक्शन, और ध्यान देना इस चीज़ के अंदर, ये दोनों जो होते हैं ना, ये दोनों जो हमारे एजेंट है, ये जो है बोथ आर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन से होते हैं भाई, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होते हैं जो दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, अपना ऑक्सीजन निकाल के अपने पास से दूसरों को ऑक्सीडाइज करते हैं, दूसरों को ऑक्सीजन देते हैं, उसको बोलते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। पूछने को तो स्कूल में ये भी पूछा जा सकता है, नेम एनी 2 स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, तो आप क्या कर सकते हो, इसका नाम ले सकते हो। आपने एक और सुना होगा HNO3, पढ़ा होगा कभी, नाइट्रिक एसिड जिसे बोलते हैं, या नाइट्रिक एसिड जिसे तुम बोलते हो, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो भी। इस चैप्टर में बड़ी सारी चीज़ें हो गई हैं, इस वाले चैप्टर इन द सेंस, इस वाले लेक्चर में बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो आपको सुननी पड़ेंगी। कोशिश करो, पहले नोट्स बनाओ सारे के सारे, रीड करो दोबारा से, और वीडियो दोबारा देखोगे तो दूसरी बार जब देखोगे तो सारी चीज़ें बड़ी सुनी सुनी सी लग रही होंगी, हाँ समझ में आ रहा होगा, इस टाइप की फील लेके पढ़ो सारी चीज़ों की, ठीक है। तो क्या है, बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और होता क्या है गाइस, ये सब चीज़ें मैं आपको सारी चीज़ें बता चुका हूँ इसके अंदर। एक काम करो, आगे पढ़ेंगे हम इसकी रिएक्शन किसके साथ, सोडियम के साथ। आप इतना नोट करो, ठीक है, इतने से पार्ट में आएगा नहीं, ठीक है, इतना नोट करो आप। तो इतना तो हमने पढ़ लिया कि हम इथेनॉल से क्या करते हैं, इथेनॉल से क्या नहीं बना सकते हैं, इथेनोइक एसिड, इथेनॉल टू हम बना सकते हैं इथेनोइक एसिड, इथेनॉल से बहुत ईजिली इथेनोइक एसिड बना सकते हैं, ठीक है। इथेनोइक एसिड, ध्यान देना, इथेनॉल से इथेनोइक एसिड बनाएंगे, और किसकी प्रेजेंस है, पोटेशियम परमैंगनेट की, मतलब एसिडिफाइड पोटेशियम परमैंगनेट, या सॉरी उल्टा बोल दिया मैंने, एसिडिफाइड पोटेशियम डाइक्रोमेट और एल्कनाइन पोटेशियम परमैंगनेट, ठीक है। तो गलत मत करना आप लोग, ठीक है। थोड़ा सा हीट करना ही पड़ता है किसी भी रिएक्शन को स्टार्ट करने से लिए ना, तो हीट भी लिख सकते हो आप उसके अंदर, हीट भी लिख के आना उसके अंदर, हीट भी करना पड़ता है उस कंटेंट को थोड़ा सा, ठीक है। रिएक्शन है उसको स्टार्ट करने के लिए, या हमारी जो रिएक्शन है कैरिड आउट हो पाए तो उसको थोड़ा सा हीट भी करना पड़ेगा कंटेनर को, या उसके कंटेंट्स को थोड़ा सा हीट करना पड़ेगा, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। एक रिएक्शन है, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, सोडियम मेटल किसकी, इथेनॉल की ही बात करेंगे हम, किसकी बताओ, रिएक्शन विद सोडियम मेटल, इथेनॉल की। तो ध्यान देना, इथेनॉल जब किससे रिएक्ट करता है, इथेनॉल व्हेन रिएक्ट विद सोडियम मेटल, ध्यान देना, जब सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा ना, सोडियम मेटल, तो क्या प्रोड्यूस करेगा, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस करता है गाइस, ये प्रोड्यूस करता है बताओ, यही बनाता है सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, इथॉक्साइड प्रोड्यूस करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्या, हाइड्रोजन गैस निकालता है, क्या निकालता है गाइस, हाइड्रोजन गैस, यहाँ पे लिख लो हाइड्रोजन गैस, हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होती है कैसे, अगर रिएक्शन वाइज देखें हम इसको, तो C2H5OH, ठीक है, प्लस में सोडियम मेटल Na, ठीक है, इससे रिएक्शन की तो क्या बन के आएगा, इस सुनो, इससे रिएक्शन तो हम तुम्हें बताता हूँ क्या रहा है, छोटी चीज़ हो रही है। यहाँ से क्या होगा, देखो ध्यान देना, ये जो ना Na, ये क्या करेगा, ये आ जाएगा इसकी जगह पे, इस हाइड्रोजन को हटा देगा, देखो ये वाला जो हाइड्रोजन दिख रहा है ना, इसको हटा देगा, इसको हटा के इसकी जगह ले लेगा, समझो। और क्या बन जाएगा, C2H5O और Na, देखो ना अभी लिख रहा हूँ मैं बाकी चीज़, इस Na ने क्या किया, हाइड्रोजन की जगह ले ली, तो हाइड्रोजन की जगह ले ली तो Na आ गया, प्लस में क्या निकल के आ जाएगी, हाइड्रोजन गैस, क्या निकल के आएगी भाई, हाइड्रोजन गैस, समझ में आई बात, हाइड्रोजन गैस। और इसी को क्या बोल रहा है वो, सोडियम
इथॉक्साइड। मैंने ऊपर नाम लिखा अभी, बट चलो दोबारा लिख दूँ, सोडियम इथॉक्साइड, सोडियम इथॉक्साइड, ETHOXIDE, सोडियम इथॉक्साइड। ठीक है, चलो यहाँ तक तो क्लियर होगा। अब देखो इसको ना इसलिए भी इंपॉर्टेंट कहूँगा मैं क्योंकि नहीं टेस्ट भी है, टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है। क्या बताओ? टेस्ट फॉर अल्कोहल। टेस्ट फॉर अल्कोहल मतलब, टेस्ट फॉर अल्कोहल का मतलब क्या हो गया? अगर मुझे किसी कंटेनर में, ठीक है, अगर मुझे किसी कंटेनर में क्या कर दे दिया गया, एक किसी टेस्ट ट्यूब में, मान लो टेस्ट ट्यूब है, टेस्ट ट्यूब में मुझे क्या दे दिया, कोई कलरलेस लिक्विड दे दिया। अगर आपको पता लगाना है कि ये अल्कोहल है या नहीं, ठीक है, तो क्या पता लगाना है, इज इट अल्कोहल और नॉट, आप क्या करोगे, सोडियम मेटल इसमें डाल दोगे। ठीक है, ऐसे नहीं डालना होता, सोडियम हाईली रिएक्टिव होता है, आपको भी पता है। ठीक है, तो मैं समझाने के हिसाब से बता रहा हूँ, रिएक्शन के हिसाब से। हम उसके अंदर अगर सोडियम मेटल डाल देंगे तो सोडियम मेटल के साथ रिएक्ट करेगा और क्या निकले, क्या बनेगा, सोडियम इथॉक्साइड। बट हमें तो पता लगा नहीं। अब सुनो, टेस्ट का मतलब क्या हुआ, क्या निकल के आएगी, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है, जो क्या कॉज करती है, एक वर्ड पढ़ा होगा आपने, एफरवेसेंस। क्या बोलते हैं बताओ? एफरवेसेंस। एफरवेसेंस का मतलब क्या हो गया? एफरवेसेंस का मतलब क्या हो गया? सुनो, एफरवेसेंस का मतलब हो गया प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस, प्रोडक्शन ऑफ H2 गैस। उसको हम क्या बोलते हैं बताओ? सिंपल सी बात ध्यान रख लो, एफरवेसेंस। ठीक है, हाइड्रोजन गैस निकलना क्या हो गया, जैसे एफरवेसेंस प्रोड्यूस होना। आपको आगे से कोई बोले कि एफरवेसेंस हो रहा है रिएक्शन में, इट मीन्स कौन सी गैस निकल के आ रही है, हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है। बहुत ही सारी चीज़ें हुई इस वाले लेक्चर में तो यार, है ना, जो शायद नहीं भी लगी हों किसी किसी को, और किसी किसी के लिए शायद सुनी भी होंगी, तो उसके लिए वो यूज टू हो रही होंगी सब चीज़ें। बट जो भी चीज़ें हैं वो सारी की सारी याद रखना, भले इस लेक्चर से रिलेटेड या पूरी केमिस्ट्री में कहीं से रिलेटेड, ये कहीं ना कहीं काम आएगा यार। ठीक है, चलो, टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है, इसको क्या कहा गया, टेस्ट फॉर अल्कोहल भी है। क्या प्रोड्यूस करता है बताओ? वो प्रोड्यूस मैं लिखता हूँ यहाँ पे, प्रोड्यूस H2 गैस। H2 गैस जिसको हम क्या बोलते हैं, एफरवेसेंस बोलते हैं। एफरवेसेंस वैसे वहाँ पे लिख दिया मैंने, बट स्टिल कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अगर एक चीज़ और है, आप क्या कर सकते हो, आपको पता है हाइड्रोजन गैस क्या करती है, हाइड्रोजन गैस जो है क्या प्रोड्यूस करती है, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। पॉप साउंड, है ना, पॉप साउंड प्रोड्यूस करती है। आपने एक एग्जांपल देखा होगा कि अगर हाइड्रोजन गैस निकल के आ रही है किसी ट्यूब में से, उसको मैं क्या कर दूँ, सोप सोल्यूशन में डाल दूँ। सोप सोल्यूशन समझ रहे हो, एक पानी में मैंने सोप डाल दिया या सर्फ डाल दिया, उस पाइप को उसमें डाल दिया, तो जब हाइड्रोजन गैस निकल के आएगी तो बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे गाइस? बबल्स। उस बबल के पास, जैसे मान लो कंटेनर की बात करते हैं, किसी कंटेनर में हमने क्या कर दिया, ये कोई पाइप आया था जिसमें क्या थी बताओ, हाइड्रोजन गैस थी। ठीक है, ये सब आपका प्रीवियस लेक्चर में है, ये कोई पहली बार नहीं पढ़ रहे हो तुम लोगों ने, अपनी प्रीवियस लेक्चर, मतलब प्रीवियस लेक्चर इन द सेंस जो पुराने चैप्टर्स हैं उसमें पढ़ा हुआ होगा आपने। ये आपका सोप सॉल्यूशन है, सोप सॉल्यूशन, है ना। जैसे यहाँ से मान लो हाइड्रोजन गैस आई इसमें से, इसमें निकले तो क्या निकलेंगे बताओ, बबल्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे गाइस? बबल्स। इन बबल्स के अंदर कौन सी गैस भरी होगी, हाइड्रोजन गैस। अगर आप इसके पास क्या लेके आओगे, एक बर्निंग कैंडल लेके आओगे, क्या लेके आओगे, बर्निंग कैंडल लेके आओगे, तो ये क्या करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। क्या प्रोड्यूस करेंगे? पॉप साउंड, है ना, पॉप साउंड से बस्ट होंगे, अच्छी खासी आवाज़ आती है, पॉप सी साउंड आती है एकदम से। ठीक है, तो ये क्या हो गया, हाइड्रोजन मतलब क्या है, सोडियम जो है, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस होने की वजह से हमें क्या पता चल रहा है कि किसका टेस्ट हो गया, इथेनॉल का टेस्ट हो गया। एक कंटेनर मैंने आपको बताया, सोडियम डाला, ये सोडियम इथॉक्साइड बना, कौन सी गैस निकल के, हाइड्रोजन गैस। हाइड्रोजन गैस क्या फॉर्म करती है, क्या करती है, एफरवेसेंस करती है। एफरवेसेंस मतलब क्या हो गया, प्रोडक्शन ऑफ हाइड्रोजन गैस। और हम क्या कर सकते हैं, इसको अगर मैं इस H2 गैस के बबल्स को बर्निंग कैंडल के पास लेके आऊँ तो वो क्या प्रोड्यूस करेंगे, पॉप साउंड प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, तो गाइस इतना नोट करो अभी। चलो गाइस आगे देखते हैं हम लोग, इसमें हम आगे देखें तो क्या है, दो तीन चीज़ें और, जो उसके बाद ये टॉपिक खत्म हो जाएगा, बिल्कुल ध्यान दो। तो अगर हम बात करें इसके आगे, क्या ना, एक होता है डिहाइड्रेशन। क्या होता है बताओ, डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल, डिहाइड्रेशन की बात करें इथेनॉल की, डिहाइड्रेशन का मतलब होता है किसी में से लॉस ऑफ वाटर हो जाना। ठीक है, पानी को सुखा देना उसके अंदर से, उसको हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रेशन। गर्मियों में डिहाइड्रेशन हो जाता नहीं हो जाता, तो सेम इधर भी यही है। डिहाइड्रेशन ऑफ इथेनॉल की बात करें तो हम क्या करेंगे, ध्यान दो, इथेनॉल है, इथेनॉल को हमें डिहाइड्रेट करना है। इथेनॉल अंडरगोज डिहाइड्रेशन, क्या लिखेंगे, अंडरगोज डिहाइड्रेशन। क्या करनी पड़ेगी, हीट करनी पड़ेगी। अंडरगोज डिहाइड्रेशन क्या क्या चीज़ होगा सुन लो, यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, चीज़ें लिख रहा हूँ यहाँ पे। एक तो कंसनट्रेटेड क्या चाहिए होगी, H2SO4 चाहिए होगी, सुन लो। ये क्या होती है, सल्फ्यूरिक एसिड होती है। और टेम्परेचर कितना चाहिए होगा, टेम्परेचर चाहिए होगा दोस्तों 170 डिग्री सेल्सियस। कितना, 170 डिग्री सेल्सियस। H2SO4 एज अ कैटलिस्ट या कंसनट्रेटेड H2SO4 बोलो उसे। और टेम्परेचर कितना रेज करना पड़ेगा, 170 डिग्री सेल्सियस। अच्छा, ऐसा होता क्या है,
डिहाइड्रेशन कर देने से बनता क्या है, इस बात को ध्यान रखना, बन के आता है इथीन। क्या बन के आएगा दोस्तों, इथीन, एक अनसैचुरेटेड कंपाउंड। इसका भी नाम तुमने सुना होगा C2H4। चलो आगे देखते हैं, रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी भी, ध्यान देना। इथेनॉल की बात करें तो C2H5OH प्लस में बात कर रहे हैं किसके बारे में, अच्छा हमें डिहाइड्रेशन करनी है तो कुछ मत करो, इधर क्या करोगे आप, लिख दोगे ऊपर कंसनट्रेटेड H2SO4, ठीक है H2SO4, और क्या कर दोगे यहाँ पे हीट, यहाँ पे लिख दोगे ऐसे हीट, चीज़ें सारी मेंशन करो यार, कोई मौका ना छोड़ो जिससे नंबर कटे, ठीक है। हीट करना है 170 डिग्री सेल्सियस पे, तो क्या बन के आएगा इथीन। इथीन क्या होता है, CH2 डबल बॉन्ड CH2 बस, और साइड में जब डिहाइड्रेशन हुई है तो क्या निकल के आएगा, पानी निकल के आएगा, वाटर निकल के आएगा, दैट्स इट। आपका लिख दोगे यहाँ पे बन गया इथीन, क्या निकल के ऑब्टेन हुआ, इथीन, किस में से, इथेनॉल में से, गैस किस में से बना है, इथेनॉल में से, ठीक है। ये क्या हो गया, डिहाइड्रेशन हो गया। दो चीज़ें चाहिए होती हैं, कौन सी, कंसनट्रेटेड H2SO4 और टेम्परेचर चाहिए होता है 170 डिग्री सेल्सियस, दैट्स इट। चलो गाइस आपने नोट कर लिया होगा, ठीक है। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं लास्ट और इम्पॉर्टेंट टॉपिक। वो लास्ट क्या है इंपॉर्टेंट टॉपिक इसका, वो है क्या, देखो लास्ट टॉपिक है एस्टेरिफिकेशन। किसकी बात करेंगे बताओ, एस्टेरिफिकेशन। एस्टेरिफिकेशन, एस्टेरिफिकेशन क्या हो गया, अरे एस्टेरिफिकेशन देखा जाए तो प्रोसेस ऑफ मेकिंग एस्टर्स, सिंपल लिख के आ जाओ, बट नंबर नहीं मिलेंगे शायद, हो सकता है, ठीक है। एस्टेरिफिकेशन क्या होता है, ऑब्वियसली एस्टर्स बनाना। एस्टर्स क्या होते हैं, ऐसे कंपाउंड्स, ऐसे सब्सटेंस जिसके अंदर से बड़ी स्वीट सी स्मेल आ रही हो, ठीक है, स्वीट सी स्मेल आ रही हो, बड़ी अच्छी फ्रूटी स्मेल आ रही हो, ठीक है, स्वीट स्मेलिंग कंपाउंड्स होते हैं। तो मैं एस्टेरिफिकेशन की बात कर रहा हूँ, इसको बोलेंगे द रिएक्शन बिटवीन, जल्दी से लिख लो, द रिएक्शन बिटवीन कार्बोक्सिलिक है, चलो सुनो, सीधा हम ना कंपाउंड का नाम लिख रहे हैं, मैं कार्बोक्सिलिक का नाम लेता, अल्कोहल लिखता, फ़ायदा नहीं है। तो द रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड, किसकी बात करें, इथेनोइक एसिड एंड, क्या लिखो, इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल, इथेनॉल टू फॉर्म बताओ क्या, एस्टर्स। और ये एस्टर्स क्या होंगे मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। आप यार बुक में ऐसे भी दे रखा है, देख लो, चलो उसको ना देखना तो आप ऐसे लिख लो कि क्या मतलब रिएक्शन बिटवीन, क्या बताओ, रिएक्शन बिटवीन, आप ऐसे भी लिख सकते हो, मैं आपको डायरेक्ट लिखवा था, बट खैर कोई बात नहीं, कुछ भी नहीं छुड़वाऊंगा यार, कोशिश करूँगा सभी लिखवा दूँ। रिएक्शन बिटवीन ऐसे लिख लो, चाहे कार्बोक्सिलिक एसिड एंड एल्कोहल, ऐसे लिख लो, टू फॉर्म एस्टर्स, एस्टर इज कॉल्ड एस्टेरिफिकेशन। इसको क्या बोल रहा है बताओ, एस्टेरिफिकेशन बोल रहा है, इसी को वो क्या कह रहा है, ये क्या है, एस्टेरिफिकेशन। अब इधर एक काम करो, इधर एस्टर्स ना लिख के ना एस्टर्स का नाम ही लिख दो, ठीक है, एक ये डेफिनेशन हो जाएगी और एक वो डेफिनेशन हो जाएगी, है ना। वो क्या होता है, एस्टर का नाम लिखवाया तो मैं इथाइल इथेनोएट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है भाई, बहुत ज़्यादा, बहुत इंपॉर्टेंट है। डिफाइन एस्टेरिफिकेशन आ सकता है, ठीक है, और कैसे बनता है, रिएक्शन आ सकती है, सारी चीज़ लिखनी पड़ेगी उसकी। तो एक ऐसी रिएक्शन, मैंने तो कंपाउंड का नाम लिख दिया, रिएक्शन बिटवीन इथेनोइक एसिड एंड इथेनॉल टू फॉर्म इथाइल इथेनोएट, उसे हम एस्टेरिफिकेशन बोलेंगे। या ऐसी रिएक्शन जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड, अबे देखो ना भाई, ये इथेनोइक एसिड क्या है, कार्बोक्सिलिक एसिड तो है, और ये जो अल्कोहल, ये इथेनॉल ही तो है, कहाँ गया ये रहा, ठीक है, इथेनॉल, इनकी रिएक्शन, इससे क्या बना, एक नया सब्सटेंस बना, उसका नाम दिया हमने एस्टर, इस प्रोसेस का नाम दे दिया एस्टेरिफिकेशन, बात खत्म। ध्यान देना कैसे, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है कंटेंट, ध्यान देना, वो तो मैं रिएक्शन में लिखवाता, थोड़ा सा हीट भी करना पड़ता है, ठीक है, तब जाके ऑब्टेन होता है। ओके गाइस, ध्यान देना। तो क्या करेंगे, अब रिएक्शन लिख लेते हैं इसकी, रिएक्शन लिखते हैं CH3COOH प्लस में C2H5OH, ध्यान देना। इसको हम क्या करेंगे बोलो, इसमें हमें क्या चाहिए होगा, कंसनट्रेटेड H2SO4 लेना, ठीक है, एज अ कैटलिस्ट, और क्या लेके चलोगे, है ना, थोड़ा सा हीट लिख दो, बस क्या कर दो, थोड़ा सा हीट, बस इतना लिख दो, ठीक है, कंसनट्रेटेड H2SO4 और हीट कर दो, क्या बन के आएगा देखो, CH3COO C2H5, ध्यान देना क्या हुआ, क्या है देखो, मैं आपको बताया था छोटी चीज़ आपको ताकि याद रहे, ध्यान देना, ये जो C2H5 है इसका, है ना, और ये जो C यहाँ तक H से पहले तक यार, H से पहले तक, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, देखो ये दोनों आपस में क्या कर गए, कंबाइन कर गए, और कौन आपस में कंबाइन कर गए, ये वाला हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये दोनों आपस में कंबाइन कर गए, ठीक है, ये हाइड्रोजन और OH, तो साइड में और कुछ भी बन के आ रहा है, डैट इज क्या है बताओ, वो है आपका H2O, क्या बन के आ रहा है बताओ, H2O,
भूल जाओ H2O को। तो मैं ये ध्यान रखना, इसका इसी का नाम होता है इथाइल इथेनॉइड। इथाइल इथेनॉइड ये क्या है बताओ, एक एस्टर है, जो तुम लोग एस्टर का नाम तुमने शायद अपने स्कूल में सुना भी होगा। उसकी कैसी स्मेल होती है, स्वीट स्मेलिंग होता है ना, बड़ी अच्छी सी स्मेल होती है इसकी, स्वीट स्मेल होती है। ठीक है, काफ़ी सारे परफ्यूम्स वगैरह में, उन सब चीज़ों में, फ्लेवर्स वगैरह में यूज़ होता है एस्टर्स जो होता है। ठीक है, ध्यान देना। तो एस्टर्स के बारे में तो इतना हो गया गाइस, ठीक है ना। ये क्या हो गया, आपकी इथेनोइक एसिड हो गई, लिख देता हूँ मैं यहाँ पे। इतना तो शायद आपको अब आइडिया हो ही गया होगा, इथेनोइक एसिड। ठीक है, और ये क्या हो गया, इथेनॉल हो गया गाइस। दिस इज योर इथेनॉल। दोनों की रिएक्शन हो रही है, व्हाट वी आर गेटिंग इथाइल इथेनॉइड। और इथाइल इथेनॉइड क्या होता है, एक एस्टर होता है। अब एस्टर के बारे में ज़्यादा सोचना, इथेनॉल को इथेनोइक एसिड को रिएक्ट कराओ, हीट दो थोड़ा सा, क्या बन के आ जाएगा, एस्टर बन के आ जाएगा। और इसी प्रोसेस को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। दैट्स इट, खत्म। इतना स्ट्रेस नहीं होता किसी टॉपिक का अगर साथ साथ पढ़ते जा रहे हो तो। ठीक है ये इंपॉर्टेंट, लेकिन क्या है बताओ, इंपॉर्टेंट है। चलो, अगर देखा जाए इसको ना, ऐसे आपको तरीका ही बता दूँ मैं, एनसीईआरटी में शायद दे भी रखो, ध्यान देना। ये क्या हो गया हमारा, एक कंटेनर हो गया है ना, महंगा वाला कंटेनर लिया हमने एक। ठीक है, एक हमने क्या ले ली, बहुत बड़ी सी टेस्ट ट्यूब ले ली भाई। ठीक है, इस टेस्ट ट्यूब में अभी जो इसमें यहाँ पे क्या है बताओ, देखो ये है पानी, ध्यान देना। ये तो क्या दोस्तों, ये भर दिया हमने, डायरेक्ट हीट नहीं करते हम इथेनॉल को ना, डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता जिसमें भी इथेनॉल होता है। ठीक है ना, इथेनॉल को डायरेक्ट हीट नहीं किया जाता। ये ऊपर लगा दिया हमने एक स्टैंड, है ना, स्टैंड भी लगा दिया भाई हमने। ठीक है, ये महंगा वाला स्टैंड लगा दिया हमने। यहाँ पे लगा दिया हमने एक बंसन बर्नर। ठीक है, ये जा रहा उसका पाइप, ठीक है, जिसमें से गैस आ रही है, हमने इसको हीट किया। किसको हीट किया, इसमें तो कुछ है नहीं, चलो लिख लेते हैं। इसके अंदर क्या बनाया था भाई, ये लो ऐसे बना दें, क्या दिक्कत है, चलो। इसके अंदर किसका मिक्सचर है, टेस्ट ट्यूब में मिक्सचर है किसका, CH3COOH का प्लस में C2H5OH का। ठीक है, इसका मिक्सचर है इसके अंदर, टेस्ट ट्यूब के अंदर। और ये क्या भाई, ये है पानी, गर्म पानी। ठीक है, गर्म पानी को हीट कर रहे हो तुम लोग। जब इसको हीट करोगे, यहाँ से ना स्वीट स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जब इनकी रिएक्शन हो जाएगी ना, क्या आ जाएगी, यहाँ से स्वीट सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही स्वीट स्मेल आनी स्टार्ट हो गई, समझ जाओ क्या बन गया, एस्टर बन गया। अबे तुमने CH3COH मतलब इथेनोइक एसिड, इथेनॉल को डाला और उसके बाद इस कंटेनर में डाल दिया, हीट कर रहे हो। थोड़ी देर बाद क्या होगा भाई, इसमें से बड़ी अच्छी सी स्मेल आनी स्टार्ट हो जाएगी, खुशबू सी। हाँ, बड़ी अच्छी सी स्मेल आई। और क्या हो गया, क्या फॉर्म हो गया बताओ। ये जो स्वीट स्मेल किसकी वजह से आ रही है, ड्यू टू एस्टर। चलो छाप लो उसको बढ़िया से, ठीक है, छपाई बराबर रखना एकदम। तो सिंपल सी चीज़ बची है और कुछ नहीं। इसके जो है क्या होता है, यूजेस क्या है इथेनॉल के, कहाँ पे यूज़ होता है यार इथेनॉल के। यूजेस सुन लो, तुम खुद भी जानते हो, लिख सकते हो किसके अंदर। सोप्स बनाने में काम आता है, ठीक है ना, परफ्यूम्स बनाने में काम आता है, सोप्स बनाने में, परफ्यूम्स बनाने में। ठीक है, और क्या होगा, क्या क्या लिख सकते हैं बड़े सारे, एंटीसेप्टिक्स बनाने में काम आता है, एंटीसेप्टिक बनाने में काम आता है। ठीक है, और किस में काम आता है, आजकल तो आपने देखो सैनिटाइजर्स देख रहे हो, अरे डिसइंफेक्टेंट जो होता है, सैनिटाइजर जो उसमें बनाने में काम आता है। ठीक है, और कफ सिरप जो होते हैं, कफ सिरप जो होते हैं हमारे, कफ सिरप हो गया, या समझ लो मेडिकल पर्पस में काम आता है, मेडिकल पर्पस के लिए काम आता है, दवाइयाँ मेडिसिन बनाने में। मेडिसिन लिख लो, क्या लिख लो, मेडिसिन बनाने में काम आता है, मेडिसिन बनाने में काम आता है। ठीक है, और हाँ, जो तुम सुनना चाह रहे हो किस चीज़ में बेटे, शराब बनाने में, बहुत बढ़िया शराब, विस्की, स्कॉच वॉच बनते हैं, इथेनॉल बड़े होते हैं, बियर ये सारी चीज़ जो इसमें बनती है। मतलब किस चीज़ में बात करें, लिकर्स की बात करें, है ना, ये तुम सुनना भी चाह रहे हो कि लिकर्स, है ना, यहाँ ब्रांड लिखने की जरूरत नहीं उल्टी सीधी। ठीक है, तो विस्की, है ना, मतलब कोई भी जितने भी लिकर्स हैं पीने वाले, विस्की हो गई, बियर हो गई, ठीक है, स्कॉच हो गई, वाइन हो गई, उन सब में क्या डालता है, ये सब डालता है। अब मैं आगे कुछ ये सब लिख नहीं रहा, समझ आ रही बात। ठीक है, चलो। और अभी मैंने आपको बीच में भी एक पॉइंट बताया था, एज एन एडिटिव भी यूज़ होता है, एज एन एडिटिव किसके अंदर बताओ, फ्यूल्स के अंदर यूज़ होता है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। तो बस इतना रख लो इसके अंदर, इतने यूजेस बहुत है। अच्छा, हार्मफुल इफेक्ट भी है भाई, हार्मफुल इफेक्ट भी क्या है बताओ, हार्मफुल इफेक्ट क्या है इसके, हार्मफुल इफेक्ट क्या क्या है, सुनो क्या करता है। लोग क्या करते हैं, अगर इसको एक्सेस में कंज्यूम करना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाता है बताओ, इट मे डैमेज योर लिवर क्या कॉज कर सकता है, क्या, लिवर सिरहोसिस ये कॉज कर देता है। ठीक है, होता क्या है, अगर इसका कंजम्पशन ज़्यादा हो जाए तो हमारे ब्रेन के कंट्रोल ख़त्म होता है। ब्रेन क्या हो जाता है, ब्रेन की जो रिस्पॉन्स है उसको स्लो कर देता है। रिस्पॉन्स कैसे हो जाता है, बोलो, स्लो हो जाता है ना, या डिस्टर्ब हो जाता है, ऐसे लिख जाते हैं। ठीक है, डिस्टर्ब। और क्या हो सकता है बताओ, जिसकी वजह से आपको डिसीजन मेकिंग ख़त्म हो जाएगी बिल्कुल ही। ठीक है, ड्रिंक करके ड्राइव करोगे तो पता ही नहीं चलता कितनी स्पीड पे जाना है, कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है।
अपनी दुनिया में होते हैं, ठीक है। तो ब्रेन रिस्पॉन्स स्लो हो जाता है, ब्लरी विजन हो जाता है। क्या हो जाता है बताओ? ब्लरी विजन, ठीक है ना। और स्पीच भी क्या हो जाती है? स्पीच भी क्या होती है? एक क्या लिखेंगे, ब्लरी विजन हो गया, और क्या हो गया? स्पीच बिगड़ जाती है। स्पीच क्या हो जाती है? इम्बैलेंस हो जाती है, कुछ भी बोल रहे होते हैं बैठ के, है ना, इम्बैलेंस हो जाती है स्पीच जो होती है, ठीक है। और एक्सीडेंट भी होते हैं इसकी वजह से, है ना, मे कॉज एक्सीडेंट, ठीक है ना, एक्सीडेंट्स। और इसके चक्कर में लोग क्या करते हैं, जब ब्रेन इतना रिस्पॉन्सिव नहीं हो गया, डिसीजन मेकिंग नहीं कर पा रहा, तो क्या होता है? गैम्बलिंग वगैरह करती है, जिसकी वजह से अ पर्सन में गेट बैंकक्रप्ट, दिवालिया घोषित हो सकता है, ठीक है। तो ये सब तो तुम्हें शायद हो सकता है मेरे से ज़्यादा बताऊँ, हार्मफुल इफेक्ट, ठीक है। ओके, तो बात करते हैं, मिलेंगे आपसे लेक्चर नंबर 13 में। ये इथेनॉल था, अगला बचा इथेनोइक एसिड का लेक्चर, और लास्ट आएगा सोप्स एंड डिटर्जेंट, दैट्स इट, खत्म। मुझे पता है बहुत सारे लेक्चर्स हो गए, आराम से पढ़ते जाओ, हो जाएंगे साची। तब तक के लिए बाय, टाटा, टेक केयर गाइस।